हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग। पिछले लेक्चर्स में हमने करंट एसेट्स तक कवर कर लिया था। ठीक है, ये जो बिल रिसीवेबल है, पिछले लेक्चर मैंने जो आपको समझाया था, ये बिल आप उस बिल की तरह नहीं समझिएगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर गैस बिल है। ये दूसरे बिल्स होते हैं जो हमें देने होते हैं या फिर दूसरे से लेने होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्सियस एसेट, जिसे नॉमिनल एसेट भी कहा जाता है। फिक्सियस का मतलब होता है जो जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है। फिक्सियस जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि मतलब ये हमारे लिए एसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है। डाउटफुल एसेट्स आर बेसिकली फिक्सियस एसेट्स। फिक्सियस assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets but represent loss or expense yet to be written off। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमें लॉस भी दे सकता है या एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम लोगों ने अभी अपने अकाउंट बुक से हटाया नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम लोग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बात करते हैं तो इसका मतलब ही होता है लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी को लॉस हुई है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे डेबिट की जगह क्रेडिट रहता तो इसका क्या मतलब होता? हमारी कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में। ओके, तो अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मतलब हमारी कंपनी को लॉस हुआ है। इसका क्या मतलब है? हमें अपना कैपिटल घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, लेकिन जो आने वाला लॉस है वो हम लोग अभी फिक्सियस है, हमें पता नहीं है। मान लो वो लॉस हो गया है तो हमें वो अपने अकाउंट बुक से के कैपिटल से घटाना पड़ता है। तो इसलिए ये फिक्सियस एसेट कहलाता है क्योंकि ये हमें लॉस दे सकता है फ्यूचर में। इससे एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको अभी देखा नहीं गया हो। डेफर्ड मतलब जो होने वाला है। ठीक है, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में आ सकता है, दोज एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका भी एग्जांपल हम लोग फ्यूचर आने वाले क्लासेस में डिटेल में करेंगे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। जब हम लोग अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे, जब हम लोग ये डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसकी एंट्री करने लगेंगे तो उस समय काफ़ी एग्जांपल्स आएंगे जिससे ये सब टर्म में और क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आती जाएगी। तो अभी फिलहाल ये याद रखिए कि डिफर्ड का मतलब होता है जो होने वाला है, जो खर्चा हमारा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दीज आर फिक्सियस और नॉमिनल एसेट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का डे टू डे लाइफ में क्या मीनिंग होता है? जो हमारे खर्च हो रहे हैं। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अकरिंग लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है कोई भी खर्चा हो रहा है। किस चीज़ का खर्चा हो रहा है? ठीक है, जिसमें कैश या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो। ठीक है, जिससे हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा हो। लाइबिलिटी बढ़ रहा है मतलब वो भी हमारा खर्चा ही होगा, तो लाइबिलिटी का मतलब भी होता है देना हमें फ्यूचर में। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। क्या? जैसे हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो वो एक एसेट है, उस एसेट को खरीदने में जो खर्चा हो रहा है दैट इज एक्सपेंडिचर। कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी मेरे होटल्स हैं, होटल्स में खरीदने के लिए मुझे चावल चाहिए, आटा चाहिए, ये सब जो खरीदने में हमारा खर्चा हो रहा है, ये सब क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। या फिर सर्विसेज, मैं कुछ सर्विस ले रहा हूँ, जैसे मैंने रूम क्लीनिंग के लिए एक बंदा रखा हुआ है, उससे सर्विस ले रहा हूँ। ठीक है, ये सब सर्विसेज में भी जो खर्चा हो रहा है वो होगा एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस ले रहा हूँ, वाटर सर्विस ले रहा हूँ, इस सब में भी जो खर्चा हो रहा है दोज आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर्स। नाउ वी विल स्टडी एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में बस ये डिफरेंस होता है, एक्सपेंस को हम लोग सेटल कर देते हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में, इन एक्सपेंडिचर एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में चल सकता है। अगर वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में चल सकता है। ठीक है, इट इज़ अ वैल्यू दैट हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। उसी अकाउंटिंग पीरियड में कोई वैल्यू एक्सपायर्ड हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे किया है, वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन जैसे मैंने लैंड खरीदा है, एक एसेट खरीदा है ऐसा जिसका नेचर 1 साल से ज़्यादा चलने का है, तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा। करेक्ट। तो जो विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर हो जाते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंस। अब हमारे दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब क्या होता है और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे दिमाग में कैपिटल आए तो हमें समझ जाना चाहिए लॉन्ग टर्म। जैसे नॉन करंट में आता था हमारे दिमाग में मोर देन 1 ईयर, ठीक है। नॉन करंट में क्या दिमाग में आना चाहिए? मोर देन 1 ईयर। उसी तरह कैपिटल में भी हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए मोर देन 1 ईयर। लेकिन रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जब भी अकाउंटिंग में रेवेन्यू वर्ड सुनाया जाए, रेवेन्यू वर्ड आए, इसका ये मतलब होगा डे टू डे खर्चा, डे टू डे, हर दिन का नॉर्मल रूटीन खर्चा। रेवेन्यू हमेशा दिमाग में रखना है जो रूटीन एक्टिविटी होगी, कैपिटल हमेशा दिमाग में रखना है। ट्रिक है बस, मैं बता रहा हूँ अभी आगे क्या होगा इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन। लेकिन जब भी कैपिटल दिमाग में आए तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है। रेवेन्यू जब भी दिखे तो आपको डे टू डे एक्टिविटी के बारे में सोचना है। तो जो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ? इट अकर्स इन एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग परमानेंट एसेट्स। अगर हम कोई भी परमानेंट एसेट खरीद रहे हैं या फिर उसके मेंटेनेंस में पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेंटेनेंस नहीं, सॉरी, इम्प्रूविंग द परमानेंट एसेट्स। अगर हम उस एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए खर्चे कर रहे हैं तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्या बोला? डे टू डे लाइफ, मतलब रूटीन एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे लाइफ के खर्चे हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि एक इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है, हर दिन की आएगी, हो सकता है बिलिंग पीरियड मंथली हो लेकिन वो हर दिन का खर्चा है। पानी आ रहा है, ठीक है, वो हर दिन का खर्चा है। एम्प्लॉय का लंच आ रहा है, अगर आप कंपनी लंच खिला रही है एम्प्लॉय को तो वो हर दिन का खर्चा है। तो इसमें क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये फिक्स्ड एसेट में खर्चे नहीं होते, जो डे टू डे लाइफ के खर्चे होते हैं उसे बुलाया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज ए रूटीन एक्सपेंडिचर इन अकर्ड इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब इससे कोई फिक्स्ड एसेट है मेरा, मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कुछ खराब हो गया, या फिर कंप्यूटर के नॉर्मल, या फिर कोई व्हीकल है उसका सर्विसिंग कराना है, मेंटेन कराना है, तो ये सब क्या आता है? रूटीन एक्सपेंडिचर है, हमेशा हर महीने या फिर हर 2 महीने में होगा, रिपीटेटिव नेचर होगा इसका। दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का दिमाग में ये रखना कि वो रिपीटेटिव नेचर नहीं होता उनका, वो एक ही बार किया जाता है, दैट इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिपीटिंग इन नेचर या फिर रिकरिंग इन नेचर, while कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग जब भी खर्चा करते हैं तो वो काफ़ी सालों तक काम आता है, लेकिन मतलब बेनिफिट्स ओवर सेवरल ईयर्स, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि उसका जो बेनिफिट है उसी साल रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसका जो बेनिफिट है उसी साल कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। वैसे जैसे कि बिजली बिल जो आ रही है हर मंथ कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए तुम्हारा कुछ फायदेमंद नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, उसको 5 साल चला रहा हूँ, उस पर जो खर्चा आ रहा है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये डे टू डे लाइफ खर्चा नहीं होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। दस ए स्मॉल पार्ट जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसमें हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। हम लोग एक चीज अभी जान रहे हैं, डेप्रिसिएशन को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने मान लो 1 लाख की एक कंप्यूटर खरीदी अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, तो वो मेरा एक एक्सपेंस है, बोलो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस, वो भी खर्चा है। तो क्या होगा, अगर हम उस 1 लाख रुपए को उसी साल के खर्चे में जोड़ दें तो क्या होगा, हमारी कंपनी की प्रॉफिट घट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खर्चा है, खर्चा जितना ज़्यादा होगा कंपनी की प्रॉफिट उतनी कम होगी। लेकिन अब सोचो, उस कंप्यूटर को हम लोगों ने इस्तेमाल कब तक किया है? 5 साल तक किया है। तो ऐसा क्यों ना करें कि उस वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख खर्चा हुआ है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 इंटू 5, 1 लाख, ठीक है। तो हर साल अगर हम उस कंप्यूटर की वैल्यू 20,000 रुपये से घटाते जाए तो
ये जो 20,000 अमाउंट है इसे इसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमेशा क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज करते हैं हर साल, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है ये भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट आगे आएगा, अभी आने वाले लेक्चर में आप क्लियरली जान जाओगे कि बैलेंस शीट आखिर में होता है। नो एक्सपेंस, एक्सपेंस भी दो टाइप के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जिस ऐसा एक्सपेंस जिसका हम लोगों ने सर्विस अभी नहीं लिया है लेकिन उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकती है जिसको आपने पे कर दिया है, उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर टेलीफोन बिल हो सकता है कंपनी का जिसको आपने पे कर दिया है, बाद में उसका सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, जिसका आपने सर्विस ले लिया है या जिसको आपने कंज्यूम किया है लेकिन उसके पैसे पे नहीं किए, ठीक है। तो एक बार इसके डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स और फॉलोइंग पीरियड, ठीक है। इनको क्या बोला जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज नॉट बीन पेड, इसको अभी तक पे नहीं किया गया, बट द बेनिफिट या फिर उसकी सर्विस हम लोगों ने ऑलरेडी अवेल कर ली है, बट द बेनिफिट देयर ऑफ हैज बीन ऑलरेडी अवेल्ड। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्लियर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्लियर है, नाम से ही बेसिकली ये सब चीज़ें क्लियर है। इनकम क्या होता है, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने पैसे कमा रहे हैं, दैट इज इनकम, ठीक है। तो इनकम हम लोग हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर का निकालते हैं या फिर एक फिक्स पीरियड का निकालते हैं, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन का इनकम निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक पीरियड पकड़ लेते हैं, एक महीने का इनकम मेरा इतना है या फिर एक साल का इनकम मेरा इतना है या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में मुझे इतने इनकम आए, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस ओवर इट्स कॉस्ट। कितना आपका कॉस्ट हुआ है और आपका कितना रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब होता है कितना आपने सामान बेच के आपके पास पैसे आए हैं। और कॉस्ट क्या होता है कि इन जो आपके कॉस्ट में क्या क्या आ जाते हैं, सामान को बनाने का कॉस्ट, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सब क्या हो जाते हैं आपके कॉस्ट। रेवेन्यू क्या होता है, सामान बेच के जो आपके पास पैसे आए हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। कॉस्ट क्या होता है, जो आपके खर्चे आए हैं कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है जो फ़ोन बेचती है, आपने फ़ोन खरीदे होंगे, उसमें आपके खर्चे हुए होंगे, आपके एम्प्लॉय होंगे, उसको आपने पैसे दिए होंगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा, आपने पानी का बिल पे किया होगा, वाटर बिल पे किया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब जो बिल, ये सब जो आपके खर्चे होते हैं वो आते हैं कॉस्ट में, ठीक है। लेकिन आपने फ़ोन बेच के जो पैसे कमाए हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। और इसी दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आप वो जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इज प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें आपके एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी के बिल सब इंक्लूड होते हैं। नाउ व्हाट इज गेन, इट इज ए प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर और नॉन रिकरेंट नेचर। अब गेन क्या होता है, प्रॉफिट तो वो हो गया जो मेरा बिजनेस है उससे जो मैंने कमाया, जैसे मेरा एग्जांपल फ़ोन का बिजनेस है तो फ़ोन को बेच के मैं कितना कमा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या होता है, गेन वो चीज़, फॉर एग्जांपल मेरा है मेरी एक कंपनी है, कंपनी में मैंने मेरे कंपनी के पास एक लैंड था, ठीक है, जो बहुत सालों से था मेरे पास। अचानक से मैंने डिसाइड किया कि कंपनी के ओनर या कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उस लैंड को बेच देते हैं। मान लो वो लैंड कंपनी ने 1 लाख रुपए में खरीदा था, बाद में उसी लैंड को कंपनी ने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये 50,000 हमारा क्या है, ये 50,000 हमारा गेन है। ये प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट ये नहीं कहलाएगा हमारा, क्योंकि प्रॉफिट रिकरिंग नेचर का होता है। क्योंकि मेरा बिजनेस क्या था, मोबाइल बेचना मेरा बिजनेस था, लेकिन मैंने लैंड बेच के, मेरे बिजनेस के ही लैंड को बेच के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कहा जाता है गेन। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या था हमारा एग्जाम्पल में, लैंड और इन्वेस्टमेंट, दोज आर कॉल्ड गेन्स। इन्वेस्टमेंट जैसे क्या होता है, शेयर के प्राइसेस बढ़ गए, उससे हमें गेन हो सकता है, करेक्ट। लॉस क्या होता है, प्रॉफिट का उल्टा लॉस, ठीक है। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
रिलेटेड टू इस रेवेन्यू, मतलब इसमें क्या होता है, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो हमारे बिजनेस को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस के कारण क्या होता है, इट डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी, मतलब जो कैपिटल है, सिंपल लाइन में बोला जाता है, ये क्या होता है, कैपिटल को घटाता है। जैसे एक बिजनेस है मेरा, ठीक है, उसको 1 लाख का लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली किसको लॉस होता है, उसके ओनर को लॉस होता है। मतलब ओनर को जो कैपिटल है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी में 10 लाख, मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, ठीक है, अब कंपनी को एक लाख रुपए हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जो लगा हुआ है वो ओनर का ही लगा हुआ है। तो इसलिए जब भी लॉस होता है तो वो ओनर्स इक्विटी को घटाता है, प्रॉफिट होता है तो वो ओनर्स इक्विटी को बढ़ाता है। ये सब भी हम लोग आगे डिटेल आने वाले में, अभी बेसिकली हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल्स आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होंगी, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी।